नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में, आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो गया है हरियाणा स्पेशल का। आपको बता दें कि चरखी दादरी में सीएम मनोहर लाल ने प्रगति रैली की, जहां मुख्यमंत्री ने चरखी दादरी जिले को करीब 650 करोड़ की सौगात थी, जिसमें 350 करोड़ की 17 योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। ये रिपोर्ट देखें। भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल। चरखी दादरी में आयोजित प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले वासियों को करीब 650 करोड़ की सौगात दी। लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को कड़ी चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब हरियाणा में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रदेश में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी जिले को करीब 650 करोड़ की सौगातें दी, जिसमें 350 करोड़ की 17 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही बाकी रकम भविष्य की योजनाओं के लिए मंजूर की गई। चरखी दादरी जिले में मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। साथ ही सिरसली जलघर का उद्घाटन और लघु सचिवालय भवन का शिलान्यास। दादरी फायर स्टेशन का उद्घाटन के साथ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास। दादरी महेंद्रगढ़ हड़ौदी माइनर का उद्घाटन और बौंद कॉलेज भवन का शिलान्यास। इसके अलावा छपार रामपुर लिंक रोड, लोहारू फीडर और सांवड़ गांव में 50 बेड का पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन शामिल है। प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए बताया कि पिछले 7 साल में सरकार ने चरखी दादरी जिले को कई बड़े सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने चरखी दादरी को 22वां जिला बनाया। युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा देंगे। सीएम विंडो की शुरुआत की। पेंशन के लिए अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचारियों के लिए हरियाणा में जगह नहीं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पहले की सरकारें भ्रष्टाचार को छिपाती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाई जाती है। हमने संकल्प लिया है, भ्रष्टाचारियों की कली खोल कर रख देंगे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश का समान विकास करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री की सोच और इच्छा शक्ति से हरियाणा वासियों को एक बार फिर नए विकास की परियोजना मिल रही है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूंह में नुपुर शर्मा के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने देंगे।
1 करोड़ रुपए की मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ। अगर जो नुकुल शर्मा की जीप काट के लाएगा पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप तू काट ला 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले पत्रकार। बदजुबानी का ये बयान जैसे ही वायरल हुआ, प्रदेश का माहौल खराब करने वाले ऐसे बयान का विरोध भी हुआ और विरोध लाजमी भी है। विवादित बयान देने वाले आरोपी के खिलाफ कई जिलों में केस भी दर्ज हुए और अब आरोपी इरशाद सलाखों के पीछे है। नूह जिले के एसपी का कहना है कि नूह में अमन और भाईचारा कायम रहे, इसके लिए प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जिले में पूरा एक्टिवली काम कर रहा है। इसकी निगरानी हर ऐसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पे जो लोग पोस्ट करते हैं उस पर हमेशा बनी रहती है और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर भी हम देखते रहते हैं कि कौन सी वीडियो वायरल हो रही है। नूह में नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए इनाम देने के बयान को लेकर नूह, रोहतक और भिवानी समेत कई जगह पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाए गए। भिवानी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शिकायत पर सिटी पुलिस थाने में शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कहा है कि पुलिस ऐसे विवादित बयान देने वाले आरोपियों पर कड़ा संज्ञान लेकर जेल भेजने का काम करे। विश्व हिंदू परिषद ने नूह जिले के एक इरशाद ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर एक प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में एक चैनल पे उन्होंने बोला है कि नुपुर शर्मा की जीप काटने वाले को 2 करोड़ रुपए देंगे। इस बात का हमने आज सिटी थाने में एफआईआर के लिए हमने एप्लीकेशन दी है कि उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कटेंगे, क्योंकि 2 समुदाय के अंदर शत्रुता बढ़ेगी। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के अंदर रहना चाहिए। नुपुर शर्मा को लेकर की गई बदजुबानी पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी सख्त हैं। विज ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले नूह के संगठनों को खुली चेतावनी दी है। विज ने कहा है कि देश और प्रदेश की शांति किसी को भी भंग करने की इजाजत नहीं है। गृह मंत्री ने बताया कि नुपुर शर्मा पर 2 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। नहीं तो सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है। मेवात में जिसने नुपुर शर्मा की जबान काट कर लाने और 2 करोड़ रुपया देने की बात कही गई थी, उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हम किसी को भी देश की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दे सकते। नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित ट्वीट करने के मामले में बीजेपी ने अरुण यादव को पदमुक्त कर दिया है। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद नूह में हुए प्रदर्शन के दौरान आरोपी इरशाद ने नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। अब ऐसी विवादित बयानबाजी समाज और देश दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसे में जरूरत है तो समाज को एकजुट रखने की और आपसी सौहार्द बनाए रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ रही साइबर क्राइम को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर जिले में साइबर थाने खोले गए हैं। जल्द ही आईटी एक्सपर्ट की भर्ती की जाएगी। हमने हर जिले में साइबर थाने खोल दिए। हमें पता है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसलिए साइबर के लिए पूरी तरह से हम आईटी प्रोफेशनल्स भी भर्ती करने जा रहे हैं, ताकि इसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा चंडीगढ़ में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इस दौरान कुमारी शैलजा ने राज्यपाल से विधायकों को जान से मारने की धमकी को लेकर चर्चा की और विधायकों की सुरक्षा की गुहार लगाई। शैलजा ने कहा कि सरकार विधायकों की सुरक्षा बढ़ाए, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा शैलजा ने कहा कि इन मामलों की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में उच्च स्तरीय जांच की जाए।
चलिए अब आपको बताते हैं किन किन विधायकों को धमकी मिल रही है और कहां से ये धमकी भरे कॉल आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि 3 विधायकों से मांगी गई फिरौती अब तक आपको बता दें, जिसमें संजय सिंह हैं भाजपा के विधायक सोहना से, और उनके साथ ही अगर बात करें तो अन्य विधायक भी हैं जिन्हें ये धमकी भरे फोन आ रही हैं, जिसमें रेणु बाला भी हैं कांग्रेस से विधायक साडौरा से, जिन्हें ये धमकी भरा फोन आया है। फिरौती वाला ये फोन दुबई से आता है। रेणु बाला के साथ ही सुरेंद्र पवार भी हैं कांग्रेस के विधायक सोनीपत से, जिन्हें ये फोन आया है। व्हाट्सएप के जरिए ये कॉल्स की जाती हैं। 3 विधायकों से अब तक मांगी गई है ये फिरौती। आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें एक बीजेपी के विधायक हैं और साथ ही साथ 2 कांग्रेस के विधायक हैं जिन्हें ये धमकी भरा फोन आया है। तो एक बीजेपी के विधायक है और 2 कांग्रेसी विधायकों को अब तक धमकी भरा फोन आ चुका है। इसमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। फिरौती नहीं दी तो विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई है। फिरौती नहीं दी तो जान से मारने की धमकी। और दुबई के व्हाट्सएप नंबर से आया है फोन। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है ये नंबर, और 3 विधायकों को एक ही दिन में ये फोन आया है। है कि आज एक इतना गंभीर मामला सामने आ गया है। हमारे एमएलए 2 हमारे कांग्रेस के एमएलएज हैं। श्रीमती रेणु बाला जी मेरे साथ में हैं और सुरेंद्र पवार जी हैं हमारे एमएलए हैं। बीजेपी के एक एमएलए भी हैं, संजय सिंह हैं जो सोना से हैं। तो हमारे ये एमएलए हमारे साथ हैं। इनसे जो हमने आज देखा सुना पढ़ा कि इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है या क्या मामला हुआ है, तो सिक्योरिटी अभी नहीं बढ़ी है। हमें लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर है। और वहीं सफीदों के विधायक सुभाष गंगोली ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें भी धमकी भरा कॉल आया है और उनसे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। सुभाष गंगोली ने बताया कि दुबई के नंबर से मैसेज कर उनसे फिरौती की मांग की गई है। धमकी भरे मैसेज के बाद विधायक ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने सफीदों शहर थाने में मामला भी दर्ज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबाला शहर से आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु का पहला जत्था रवाना हुआ है। इस विशाल यात्रा को अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने झंडी देकर अमरनाथ के लिए रवाना किया है। विशाल यात्रा को रवाना करने से पहले पूजा अर्चना की गई। यात्रा को अंबाला से आगे की ओर रवाना किया गया है। गौरतलब है कि अंबाला से हर साल एक जत्था शहर के जगाधरी गेट से अमरनाथ के लिए रवाना होता है। वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भगवान से उनकी यात्रा को सफल बनाने की कामना की और बताया कि आज जगाधरी गेट पुलिया से 3 बसें अमरनाथ की ओर रवाना हो रही हैं, जिसमें बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने प्रार्थना की कि उनकी यात्रा सफल रहे। आज जो कुछ दिन पहले एक यात्रा निकली थी अमरनाथ जी की, उसी के तहत आज 3 और बसें निकली हैं और लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह है। शिव शक्ति संस्था है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और 150 लोग करीब इस बस में जा रहे हैं, जिसमें मैं हैरान थी देख के कि बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और जेंट्स भी थे। पर जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे जाने के लिए। इसमें टीनेजर्स भी थे और बड़ी हैरानगी की बात थी, छोटी छोटी बच्चियां भी थी। तो मुझे बहुत असमंजस लगा कि ये छोटे बच्चे कैसे चल पाएंगे, पर उनके पेरेंट्स ने बताया ये बच्चे पिछले साल भी गए थे, इनके अंदर बहुत ही भक्ति भाव है। तो मैं उन सब के लिए बहुत शुभ कामना करती हूँ कि बहुत अच्छे से दर्शन करके वो वापस अपने घर पे। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को पहले से बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के बराबर आने के लिए अलग अलग उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने बुनियाद स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के जरिए बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के जैसे ही उच्च स्तर की कोचिंग दी जाएगी। इस स्कीम के लिए 9वीं से ऊपर कक्षा के छात्र आवेदन कर सकते हैं। बुनियाद स्कीम के जरिए चुने गए स्कूली बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से फ्री कोचिंग दी जाएगी ताकि ये बच्चे भविष्य के बेहतर वैज्ञानिक बन सके। इस योजना के प्रथम चरण के लिए 6 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और ये 18 जुलाई तक जारी रहेगा। तो छात्रों को KVPY परीक्षा भी तैयारी कराई जाएगी और योजना में 2 चरणों में तैयारी कराई जाएगी।
ये बुनियाद स्कीम है, आपको बता रहे हैं। पहले चरण में हर जिले से 200 बच्चों को कोचिंग दी जाएगी और दूसरे चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में हरियाणा से 30,000 बच्चे शामिल होंगे। ये जानकारी सामने आई है। बच्चों का चयन परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि ऑनलाइन बुनियाद केंद्रों पर टैबलेट के जरिए कोचिंग होगी। सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बुनियाद योजना चलाई है ताकि बच्चे जो हैं प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सके। ये परीक्षा जो है 2 लेवल में की जाएगी। पहले लेवल में 3,000 बच्चे जो हैं भाग लेंगे और ये जो कोचिंग है ये ऑनलाइन करवाई जाएगी, टैबलेट के माध्यम से करवाई जाएगी। ये सेंटर जो हैं इनके 4 बनाए गए हैं भिवानी में और मुख्य केंद्र जो है कोचिंग का वो रेवाड़ी है। लिंक दिया हुआ है और वो लिंक हमने सभी बीओ के माध्यम से सभी स्कूलों को भेज दिया है और सभी विद्यालय मुखियाओं को जो है निर्देशित कर दिया गया है कि उस लिंक में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे निपुण बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं और वो एग्ज़ाम में बैठें, अपनी प्रतिभा का परिचय दें और इसमें सिलेक्शन लेके अपने जीवन को सुधारें। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, जहां सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में सुबह सुबह 250 साल पुराना एक विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है, 19 स्कूली बच्चे घायल हैं। आप अपने बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए स्कूल भेजते हैं। आपका बच्चा एक बेहतर इंसान बने, इसके लिए स्कूल में छोड़कर आते हैं। लेकिन जिस स्कूल में आप बच्चे को सुरक्षित समझकर छोड़ आए हैं, वो कितना सही सलामत है, इसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा हो। एक बात मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि 10 मिनट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके एकदम 10 मिनट के अंदर पीजीआई के अंदर इनको बच्चों को वहाँ पे पीजीआई में और सेक्टर 16 के अंदर पहुँचा दिया गया था। 19 बच्चे और एक स्टाफ अटेंडेंट और इसकी अभी हमने डिटेल जांच के लिए आदेश मिनिस्ट्रियल ऑर्डर्स कर दिए। इसके साथ साथ हमने सभी इंजीनियर क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक सारे स्कूलों के लिए एक हमने स्पेशल ऑर्डर करे हैं कि 2 दिन के अंदर ये सारे जो पुराने पेड़ हैं या जो वल्नरेबल हैं इस तरह से उनको चेक करा जा रहा है और अगर उसमें ट्रिमिंग की ज़रूरत है या उनको काटने की ज़रूरत है तो वो भी उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम आपको आगे जो भी बताने और दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर और सुनकर आप सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। चंडीगढ़ के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक बड़ा पेड़ गिरने से हादसा हो गया। पेड़ के नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में आज एक वृक्ष गिर चुका है, जिसके देखा जाए तो ये बहुत 250 पुराना जो है वो वृक्ष कहा जा रहा है, जिसमें कि जो बच्चे यहाँ पर जब 11-11:15 बजे का टाइम था तो यहाँ पर बच्चे जो है वो मौजूद थे और लंच टाइम था और यहाँ पे बच्चे खेलते हुए भी नज़र आ रहे थे और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर खाना खाते हुए नज़र आ रहे थे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहाँ पे ये पेड़ गिरा है, तो अब पेड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अब जो है जो फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के और जो लोग हैं वो यहाँ पर इसकी कटिंग जो है, कर्मचारी जो है यहाँ की कटिंग जो है इसकी करके जा चुके हैं और जड़ों तक आपको दिखाते हैं। तो जड़ों से देखा जाए तो इसकी जड़ों के ऊपर ही एक नीम का जो पेड़ है वो भी उगता हुआ दिख रहा है और दिखाते हैं आपको जैसे तस्वीरें जो है, तस्वीरों में जैसे ये रुमाल है जो ये बच्चे का हो सकता है क्योंकि जो है ब्लड इस पे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे का भी जुर्म माना जा रहा है। इसके चलते आप देख सकते हैं कि इतना जोर से ये पेड़ गिरा है, इतना भारी ये पेड़ हो सकता है कि ये जो है यहाँ पे टानियाँ जो है वो भी देखो फट चुकी हैं और जिसके चलते बच्चे जैसे कि यहाँ पर खाना खा रहे थे, उनके जो टिफिन बॉक्स है वो भी यहाँ है और बच्चे का जो खून है वो भी यहाँ देखने को जरूर मिल रहा है। हालांकि बच्चा जो है, जो एक बच्चा है उसमें जो है वो मृतक घोषित कर दिया गया है जो डॉक्टरों की माने तो। हालांकि जो यहाँ पर देखा गया था कि 19 के करीब जो है वो लोग थे, जिसमें जो 18 जो है वो बच्चियाँ थी। हालांकि कॉन्वेंट स्कूल जो है ये लड़कियों का स्कूल माना जा रहा है और इसमें 18 जो है लड़कियाँ थी और एक जो है उनकी देखरेख के लिए जो है मेड होती है वो यहाँ पर मौजूद थी। तो 3 सदस्य जो है इनकी अब जो है ड्यूटी लगा दी गई है कि पेड़ जो है गिरा कैसे उसकी जो है तलाश की जाए।
इस हादसे के बाद बच्चों में डर का माहौल है। इस डर के बीच सवाल उठते हैं कि स्कूल में हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। आखिर किसकी लापरवाही से एक मासूम मौत के आगोश में समा गया। चंडीगढ़ से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए संदीप सिंह की रिपोर्ट। हिसार की खीदड़ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है और इस झड़प में प्रदर्शनकारियों के साथ कई पुलिस के जवान भी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है और भर्ती कराया गया है। वहीं झड़प के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस की गोले भी दागे। इसके अलावा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया। दरअसल खीदड़ पावर प्लांट के सामने पिछले 86 दिनों से ग्रामीणों का धरना जारी है। शुक्रवार को जैसे ही ग्रामीण धरने से रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस और उनके बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ के खेड़ा गांव में बच्चों समेत पति पत्नी की आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। ये रिपोर्ट देखें। महेंद्रगढ़ के खेड़ा गांव का एक हंसता खेलता परिवार एकदम से मौत के आगोश में समा जाएगा, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही परिवार और गांव को इस खुदकुशी के बारे में पता चला तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल खेड़ा गांव के संदीप यादव ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाकर जान दे दी। सुबह सूचना मिली थी अगर नहर में एक डेड बॉडी मिली है सुरजनवास हेड के पास में, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची तो वहाँ पे एक नाश मिली है जिसकी पहचान हुई संदीप वासी खेड़ा की। उसके साथ एक बच्चा बंधा हुआ था 5 साल का, उसी का लड़का। फिर बाद में पूछताछ करने पर पता लगा कि उसके साथ उसकी पत्नी और बच्ची भी है। तो उसको काफ़ी प्रयास गांव वालों की सहायता से पानी को खाली करवा के नहर को उस डेड बॉडी को उस नहर में से निकलवाया। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भिजवाया गया है हॉस्पिटल मोर्चरी में। अब लड़की के पिता ने एक दरख्वास्त पेश करी है कि मेरे पुत्री, मेरे दामाद और मेरी दोहिती और दोहिता को तंग परेशान करते थे, जिनकी वजह से या तो इन्होंने मारा है या इन्होंने आत्महत्या करी है, जिस पर हम पुलिस कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आगे जांच होगी, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खुदकुशी के मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब संदीप के ससुराल वालों ने इसे खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे सीधे हत्या का मामला बताया है और मामले को दहेज से जोड़ दिया। संदीप के ससुराल वाले इसे दहेज के लिए हत्या बता रहे हैं, लेकिन पत्नी के साथ संदीप की मौत ने मामले को मिस्ट्री बना दिया है। आखिर संदीप ने खुदकुशी क्यों की, ये जांच का विषय है। फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।